सो गाइस, आज हम आप टॉपिक करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज 1 मार्च है, सो हम ट्राई करेंगे कि 2 मंथ्स तक हम जितना भी इकोनॉमी +2 का सिलेबस है हम वो कंप्लीट कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टुडे द आर टॉपिक इज चैप्टर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इस चैप्टर में से अराउंड 3 और 4 मार्क्स का आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हमारे आपको पता है कि गुड्स बेसिकली 4 हमारे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट गुड्स इज फाइनल गुड्स, सेकंड गुड्स इज कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, थर्ड इज कैपिटल गुड्स एंड फोर्थ वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो बेसिकली हमारे वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, जो रेडी टू यूज होते हैं। सेकंड कंजम्पशन गुड्स, इनका अदर नेम है कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर। एंड द थर्ड गुड्स दिस कैपिटल गुड्स, these goods are basically used by producer for production purpose. And the last one is intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are in the process, like हम इसके अंदर चेंजेस करके इसको फाइनल गुड्स को चेंज करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फाइनल गुड से। फाइनल गुड बेसिकली क्या होते हैं? क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दे बेसिकली ये जो गुड्स होते हैं उन्होंने क्रॉस कर लिया होता है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को। सेकेंड पॉइंट इज रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अब आप बोलेंगे कि हु इज फाइनल यूजर्स? फाइनल यूजर्स आर कंज्यूमर आइदर प्रोड्यूसर। सो फाइनल गुड्स आर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फाइनल गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एंड द सेकेंड वन इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए, जो फाइनल गुड्स होते हैं बेसिकली या तो उसे कंज्यूमर यूज करेगा या तो उसे प्रोड्यूसर यूज करेगा, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं, दीज गुड्स आर फाइनली परचेज बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन, लाइक यू एंड मी। हम लोग अपने डेली यूजेस के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो गुड्स को यूज करते हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। बेसिकली इनके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं, जो एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं, उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं ब्रेड एंड बटर। सो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर परचेज करता है, परचेज बाय कंज्यूमर, एंड दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सो नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूसर गुड्स है तो इसे प्रोड्यूसर ही परचेज करेगा। सो दीज गुड्स आर परचेज बाय फाइनल प्रोड्यूसर एंड जनरली यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो इसके अंदर जो हम गुड्स ले रहे हैं वो फिक्स एसेट नेचर की होती हैं, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम करते हैं, और इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हम क्रिएट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पर हमने जो बात की थी वो कंज्यूमर गुड्स के लिए की थी, एंड उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर क्रिएट हो रहा था उसको हम कह रहे थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। सो इसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बेसिकली होता क्या है, जिसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय कंज्यूमर, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। जब हम इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को प्लस कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, जिसमें हम यहाँ पर ये बात करेंगे, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी गुड्स के बारे में बात की थी, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पर जो फाइनल गुड्स का है वैल्यू, हम उनको एस्टिमेशन के अंदर लेकर चलेंगे, जस्ट बिकॉज अगर हम कंज्यूमर गुड्स को, कैपिटल गुड्स को या इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं तो वो वैल्यू को बढ़ाएगा। सो हम यहाँ पर वही गुड्स को लेकर चलते हैं जो फाइनल गुड्स होती हैं। सो होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा फाइनल गुड्स का। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स।
इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि द गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम अदर फर्म आइदर फॉर रीसेल एंड यूज एज द रॉ मटेरियल। ये वो गुड्स होती हैं जिनको या तो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं या तो हम इनको फर्दर रीसेल के लिए करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट गुड्स को एज कंज्यूमर गुड्स नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं या तो सेलिंग पर्पस के लिए लेनी है और या तो इनको प्रोडक्शन पर्पस के लिए लेना है। क्लियर? अब इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद रखिएगा, ये दोनों एक ही एक्सपेंडिचर के नेम है। आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट का अदर नेम क्या है, आप क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें बात करेगा ग्रोस वैल्यू एडिशन। देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ग्रोस वैल्यू एडिशन बेसिकली एक चीज को बनाने के अंदर कितना हम चेंजेस करने में खर्चा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें, एक वैल्यू ऑफ चेयर है, वो हमने प्रॉपर बनाकर तैयार कर दी 20,000 रुपीज की। अगर हम बात करें कि उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट, लाइक हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ वुड, अदर मटेरियल, उसके ऊपर लगने वाला लेबर या उसके ऊपर लगने वाला पेंट, ये सब कॉस्ट को मिलाकर उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आई है? 10,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि 10,000 इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटाने के बाद हमें जो 10,000 रुपीज का है वो ग्रोस वैल्यू एडिशन मिल चुका है। ग्रोस वैल्यू एडिशन बेसिकली वो होता है जब हम किसी चीज को बनाने के लिए उसके कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। कुछ वैल्यू को बनाने के लिए, जैसे 10,000 रुपीज का मेरे पास रॉ मटेरियल रेडी था, बट उसके अंदर मैंने एडिशन 10,000 रुपीज का किया। 10,000 मेरे पास रॉ मटेरियल था एंड 10,000 मैंने और वैल्यू एडिशन किया, तो चेयर जो मेरी बनकर तैयार हुई वो 20,000 रुपीज की है, जिसके अंदर सारे खर्चे, सारी कॉस्ट मेरी इंक्लूड है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट है इंटरमीडिएट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि जो नेशनल इनकम के अंदर हम गुड्स लेते हैं, उन वैल्यू की गुड्स को लेते हैं जो हमारी फाइनल तैयार है। फाइनल दैट मीन्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सम द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब आप बात करेंगे, देखिए एक पर्टिकुलर गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकती है, वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। फाइनल दैट मीन्स रेडी टू यूज, इंटरमीडिएट मतलब कि वो अभी एडिशन उसमें होने वाला है। फाइनल गुड के अंदर बेसिकली ये एज फिक्स असेट बाय द प्रोड्यूसर। फाइनल गुड्स वो होती हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा असेट के रूप में प्रयोग की जाती हैं। एंड गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड, या तो उसे प्रोड्यूसर परचेज करेगा फॉर एसेट या तो उसको हाउस होल्ड करेगा। ये तो मैंने आपको पहले बताया। अब इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिसको यूज कौन करता है? यूज बाय प्रोड्यूसर एज रॉ मटेरियल इफ परचेज और रीसोल्ड। या तो उसको परचेज करेगा और या तो उसको रीसोल्ड पर्पस के लिए वो लेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने फाइनल गुड्स, हमने इंटरमीडिएट गुड्स, ये दोनों टॉपिक्स को कवर करा है। अब हम बात करेंगे हमारे कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को। बेसिकली वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। ये बेसिकली 4 तरीके की होती हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली वो होती हैं जो हमारे रिपीटेडली यूज में होती हैं। लाइक आप अपने घर में कार ले लीजिए, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी ले लीजिए, तो ये रिपीटेडली यूज है, हम इनको जल्दी एक शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, लाइक कार, रेडियो एक्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल का मतलब ये है कि जो जिनकी लाइफ स्पैन 1 ईयर तक होती है, ठीक है, और इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, लाइक क्लॉथ, क्रॉकरी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो सिंगल टाइम यूज में खत्म हो जाती हैं, लाइक मिल्क ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, ये जो होती हैं हमारी गुड्स, वो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की फीस आप देकर आप अपना चेकअप कराते हैं, दैट मीन्स यू आर पेइंग सम मनी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज।
होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं, नाम से पता चल रहा होगा, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में काफ़ी बार एग्जामिनर आपसे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का आपसे डिफरेंस भी पूछ लेता है। सो अब हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स एज अ फिक्स एसेट्स यूज होती हैं, आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, दिस यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। लाइक हमारी जो फैक्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है, या मेरी फैक्ट्री के अंदर कुछ भी ऐसा फाइनल फिक्स एसेट पड़ा है जिसको मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, और ये इंक्लूड क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, आपने क्लास 11 में किया है। डेप्रिसिएशन वो होता है जो फिक्स एसेट के ऊपर लगता है, जो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? सो इसमें ये चीज बोल रहा है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल मशीन्स, जो भी मशीन्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि कैपिटल गुड्स हों। जस्ट बिकॉज कुछ मशीन्स हमारे घर पे भी होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, एक स्विंग मशीन है। स्विंग मशीन अगर हमारे घर पे पड़ी है, ठीक है, हमारे घर में है, तो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है। अगर वही स्विंग मशीन किसी टेलर की शॉप में है तो उसके लिए वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी हमारी कैपिटल गुड्स होती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, हम यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल लेकर चलेंगे। जो प्लांट एंड मशीनरी है हमारी, वो कैपिटल गुड्स है, और वो ऑन द सेम हैंड प्रोड्यूसर गुड्स भी है। जस्ट बिकॉज जो प्लांट एंड मशीनरी है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम आ रही है। अगर मैं बात करूं, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली वो होती हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम आती हैं, जिनसे दूसरी गुड्स बनाई जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वुड की, वुड देखिए ये सिंगल टाइम यूज है, ठीक है, वो वन टाइम यूज होकर खत्म हो जाएगा, तो इस कंडीशन के अंदर वो कैपिटल गुड नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल गुड्स का टॉपिक, जिसके अंदर आपने पढ़ा ये फिक्स एसेट्स होती हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम आती हैं, इंक्लूड हाई वैल्यू को करता है, और एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी पार्ट आता है। बेसिकली इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपसे 1 मार्क के अंदर, 2 मार्क के अंदर वो शॉर्ट नोट के अंदर दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली आप ये बताइए मुझको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कौन करता है? हम करेंगे, या गवर्नमेंट करेगी, या कोई एनजीओ या टेम्पल करेगी, राइट? तो हु आर कंज्यूमर? हम कंज्यूमर हैं, या कोई हाउस होल्ड कंज्यूमर होगा, या गवर्नमेंट कंज्यूमर होगी, और या तो एनजीओ कंज्यूमर होगी। हम यहाँ पर प्रोड्यूसर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को हम कहाँ रख रहे हैं? अलग रख रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हाउस होल्ड अपने खुद के यूज के लिए खर्चा करेगा, या गवर्नमेंट लोग सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करेगी, या कोई एनजीओ, टेम्पल या गुरुद्वारा डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए खर्चा करेंगे। जब हम इन तीनों के खर्चे को इंक्लूड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर बाय एनी एनजीओ, ये क्या बनाता है? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको वर्ड पता होगा, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल। दैट मीन्स हम एक लार्ज लेवल पर रहकर एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर रहे हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं कि कितना एग्रीगेट मेरे पास एक्सपेंडिचर हुआ है। इज दैट क्लियर? सो होप सो आपको समझ आया होगा। अब हमारा थर्ड टॉपिक है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा इन्वेस्टमेंट, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करना। फॉर सपोज जब मैंने ईयर स्टार्ट किया 2020, तो मेरे पास 8 मशीन्स थी। क्लियर? अब साल खत्म हो गया है, मार्च 2021 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे पास टोटल 10 मशीन्स हैं। वापस ही रिपीट कर रही हूँ, जब मैंने साल शुरू किया था तो मेरे पास 8 मशीन्स थी। अब मैंने साल खत्म कर दिया है तो मेरे पास 10 मशीन्स थी। बेसिकली मैंने जो यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ाया वो 2 मशीन्स का बढ़ाया। 2 मशीन्स का बढ़ने से इसका मतलब क्या है कि 2 मशीन्स की मेरी क्या हुई है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। यहाँ पर जो के है वो कैपिटल स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ये डेल्टा है वो चेंज इन ड्यूरिंग ईयर बताता है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी वो होती है जो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर मैं कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करती हूँ। क्लियर? आगे हम इसके फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे। सो अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब हम स्टॉक ऑफ कैपिटल में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो होता है जब हम टोटल प्रोडक्शन में चेंज करते हैं किसकी? कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, एक पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली टू पार्ट्स की होती है। फर्स्ट हमारा पार्ट है फिक्स इन्वेस्टमेंट, सेकंड पार्ट है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाम से पता चल रहा होगा फिक्स दैट मीन्स हम किसी भी फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेंट्री बताता है हमारे स्टॉक को। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा है फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया कि 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास 8 मशीन्स थी। अब 31 मार्च 2019 को मेरे पास 10 मशीन्स थी। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 8 मशीन मेरी स्टार्टिंग में थी और 10 मशीन मेरी क्लोजिंग के अंदर है। तो मेरी यहाँ पर कितने की इंक्रीज हुई? 2 की इंक्रीज हुई। सो फिक्स इन्वेस्टमेंट विल बी ऑफ 2 मशीन्स। जो मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा उसको कितनी मशीन्स का होगा? वो 2 मशीन्स का होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट करने के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए जब मेरी, ये आप जर्नल लाइफ से रिलेट करिएगा। देखिए जब मेरे पास 8 मशीन थी तो मेरे पास 10,000 यूनिट तैयार होती थी। मैंने मशीन बढ़ा दी, मशीन बढ़ाने से अब मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। मेरा आउटपुट बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी, सेकंड हायर लेवल ऑफ आउटपुट, लास्ट वन इज हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट मीन्स जीडीपी। क्लियर? तो मतलब मेरी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से ओवरऑल इकोनॉमी में कितना ज्यादा फर्क आपको दिखेगा। क्लियर? अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं? स्टॉक में। ठीक है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं 1 अप्रैल 2018 को मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी। 31 मार्च 2019 में मैं 1500 यूनिट्स परचेज करती थी। देखिए अब यहाँ पर जो मेरी यूनिट बड़ी हैं, कितने से बड़ी हैं? 500 से बड़ी हैं। तो यहाँ पर जो मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने यूनिट्स का होगा? 500 का होगा। क्लियर? अब ये सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? ये क्या करता है? इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट। अनइंटरप्टेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो मेरे पास 5 यूनिट्स हैं ये मेरे पास सेफ साइड में चल रही है। मान लीजिए मेरी कंपनी के पास या मेरी फर्म के पास कोई इमीडिएट ऑर्डर आ जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर मैं वो 5 यूनिट से उनकी डिमांड को पूरा कर सकती हूँ। तो अनइंटरप्टेड सप्लाई मेरे पास होगी ताकि मेरा जो बायर है वो भी मेरे से नाराज ना हो और मेरी सप्लाई भी पूरी लेवल पर हो। नेक्स्ट, अवॉइड डे टू डे परचेज। अब देखिए हम ये चीज अपने घर में भी करते हैं कि हम इकट्ठा स्टॉक ऑफ लाकर रख देते हैं ताकि हमें बार बार मार्केट में जाकर उसे परचेज ना करना पड़े। तो सेम उन्होंने 500 यूनिट एडवांस में प्रोड्यूस करके रख ली ताकि उनको डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने से बचे। क्लियर? अब जो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके की आगे फर्दर क्लासीफाई होती हैं। फर्स्ट है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई प्रोड्यूसर अपनी स्टॉक या इन्वेंट्री को प्लान करके चलता है तो वो डिजायर इन्वेंट्री को लेकर चलेगा ताकि वो जिस लेवल के ऊपर प्लानिंग कर रहा है वो सक्सेसफुल भी जाए, लोगों की डिमांड भी बढ़े और उसको कुछ नुकसान भी ना हो। तो बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, एक डिजायर्ड, एक अनडिजायर्ड। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आप प्लान करके चले और आपने फ्यूचर डिमांड को कवर किया। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपका जो माल है, आपका जो स्टॉक है वो वेस्ट नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जितनी डिमांड आई थी आपने उतनी सप्लाई कर दी। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अनडिजायर्ड का मतलब है कि आपने
प्लान ही नहीं किया। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम जो प्रोड्यूसर होता है, जो न्यू होते हैं या जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट फेलियर्स का या मार्केट कंडीशंस का, तो वो बिना प्लानिंग के अंदर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उनका मार्केट जो डिमांड होता है वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, उनकी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई दोनों एक दूसरे से कट नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन के अंदर जो उनका माल है वो सेल आउट नहीं होता, तो उनको लॉस कवर करना पड़ता है, लॉस बियर करना पड़ता है। एंड अराइज, ये क्यों होता है, अराइज बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड। मार्केट के अंदर डिमांड कम थी बट मेरी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज सप्लाई क्यों थी ज़्यादा, क्योंकि मैं प्लान करके चल ही नहीं रहा था कि किस सीजन में मुझे कितना प्रोडक्शन करना है या किस लेवल पे आने के बाद मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद कर देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। सो आपको, आई होप कि आपको समझ आया होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके दो पार्ट होते हैं, फिक्स एंड इन्वेंट्री। फिक्स के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मशीन्स के अंदर होती है, फिक्स एसेट के अंदर होती है। इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे हमारी दो फायदे होते हैं। पहला तो फर्स्ट वन इज अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है, लाइक हमारा जो माल है वो बिना किसी दिक्कत के अपनी डिमांड को पूरा कर सकता है, लाइक। और सेकेंड वन इज डे टू डे परचेज, से हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर कॉस्ट बढ़ भी गई तो उस कंडीशन के अंदर मेरा जो माल है वो पुरानी कॉस्ट के कंपैरिजन में सस्ता बनेगा। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, वेट अ मिनट, सो हमने अभी इन्वेस्टमेंट का टॉपिक कवर किया। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बेसिकली दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, जब हम अपनी रियल एसेट को बढ़ाकर या अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर चेंजेस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा ग्रॉस हमें बताता है, आपने नेशनल इनकम के अंदर या आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट में जब आपने बनाया होगा तो ग्रॉस और नेट आपने समझा होगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स एट गिवन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में ग्रॉस गुड्स के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन न्यू फिक्स कैपिटल और ऑन एडिशन टू स्टॉक, मतलब स्टॉक को एडिशन करने के लिए या न्यू कैपिटल लगाने के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। वापस से रिपीट करूंगी, आई एम रिपीटिंग अगेन। वो खर्चा जो हम स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए या न्यू कैपिटल लगाने के लिए खर्चा कर रहे हैं एक गिवन पीरियड के अंदर। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हम न्यू इंक्रीज ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। वो इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से हमारी कैपिटल स्टॉक बढ़ रही है, लाइक मैंने 8 मशीनें थी तो मैंने 10 मशीनें लगा ली, तो मेरी यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 2 की हुई। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हम एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसको मेंटेन करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर मेरा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो मेरा पॉजिटिव होगा। अगर मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के, तो मेरा जो एनआई होगा वो 0 होगा। थर्ड कंडीशन के अंदर अगर मेरा जीआई दैट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस होगा और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा होगा तो मेरा एनआई क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? इस कंडीशन में मतलब क्या है कि मेरा जीआई मतलब मेरा नेट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और मेरे पास डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इस कंडीशन के अंदर ऑन द अदर हैंड मेरे डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है और नेट इन्वेस्टमेंट मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट मेरा किस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकली भी आगे समझेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझिए। नेट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नई नई
और कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, फिक्स एसेट को बढ़ाने के लिए। इसमें फर्स्ट होता है रेस स्टॉक ऑफ कैपिटल। बेसिकली जब मेरे पास 8 मशीनें थी तो प्रोडक्शन कम था, 10 मशीनें थी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो मेरी स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा और एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज होगी। सेकंड, हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए लोगों को काम मिल रहा है तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो जीडीपी ग्रोथ भी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या, अभी हमने पढ़ा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो न्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉक लगाता है, साथ के साथ में जो उसकी एग्जिस्टिंग होती है उसको भी मेंटेन करता है। इसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, लाइक आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन, इंक्लूड करता है। इसमें इट डजंट शो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ये हमें ये नहीं बताता कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक कितनी एक्चुअल में इंक्रीज हुई है। क्लियर। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ न्यू एसेट ओनली। इसके अंदर हम सिर्फ न्यू एसेट्स को लेते हैं, ठीक है। इट डजंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। देखिए इसके अंदर न्यू भी आएगी और एग्जिस्टिंग भी आएगी, इसमें सिर्फ न्यू ही आएगी, इसमें न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग एसेट्स भी आएंगी, ठीक है। सो इट डजंट इंक्लूड RI। देखिए RI को हमने माइनस कर रखा है, RI दैट मीन्स डेप्रिसिएशन। इट शोज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। देखिए अब मेरी 8 मशीनें थी, 10 मशीनें हो गई, अब यहाँ पर मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, मेरे पास 2 मशीन्स का हुआ ना, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाता है RI रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें बन गई। यह हमें करेक्ट फिगर नहीं दिखाता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ये हम, और ऑन द अदर हैंड नेट इन्वेस्टमेंट हमें ये बताता है कि नेट एडिशन कितना हुआ है एक एग्जिस्टिंग कैपिटल के अंदर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये आपको कहीं पर भी नाम दिखे, डेप्रिसिएशन का हमने एक नाम हमने ऊपर भी पढ़ा था, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर इसका दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब क्या है, फिक्स कैपिटल मतलब एक मशीन को, एक प्लांट को, एक लैंड को, एक बिल्डिंग को कंजम्पशन करने का खर्चा। जब भी हम किसी फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब हमें पता है कि नियर बाय फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, एक पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब कब होता है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लोगों ने एक पर्टिकुलर डिजाइन को, लाइक अगर मैं बात करूँ हैंडलूम की या किसी फैब्रिक की, अगर लोगों ने उनकी डिमांड कम कर दी तो उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, चेंज इन द डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, ठीक है। सो इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंट्री ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रोन आउट एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो कोई भी कंट्री बियर करता है, उसकी रोन आउट एसेट का मतलब क्या होता है, उस एसेट को यूज करने का खर्चा। दस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। देखिए अगर मैं बात करूं 2019 की, कि मैं एक मशीन लगा रही हूँ 10 लाख रुपीज की, एंड मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर ये मुझको क्या देगी, फायदा देगी। क्लियर। तो अब 10 साल वो यूज मैं करूंगी तो मुझको कुछ ना कुछ तो खर्चा देना पड़ेगा ना उसका, या वो खराब हो जाएगी, कभी कभी मेंटेनेंस के ऊपर कुछ उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन के अंदर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, DRF। DRF बेसिकली क्रिएट किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी पर्टिकुलर फिक्स एसेट पे, उस पे होने वाले खर्चे को हम इस फंड से निकालें, ताकि डे टू डे रनिंग बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी ना आए और साथ में हमारी मेंटेनेंस भी चलती रहे। सो DRF
इज क्रिएटेड टू कीप एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंटैक्ट मेंटेनिंग मतलब कि भाई जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कुछ भी डिस्टर्ब किए बिना हम अपना मेंटेनेंस करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी और टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ रन डाउन एसेट, मतलब क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन करते हैं डीआरएफ फंड को, ताकि हमारे बिजनेस को भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर मुझको बोला जाए कि बिजनेस में से एकदम से पैसा निकाल लो, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि एक प्रोड्यूसर, एक फर्म का मालिक या ओनर एकदम से इतना पैसा किसी भी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए निकाल पाए। सो इस कंडीशन के अंदर डीआरएफ फंड बनाया जाता है। डीआरएफ फंड जितना ज्यादा होगा उतना रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेंटेन होएगी, जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये क्या होता है, देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है, जिस अगर डीआरएफ ज्यादा होगा तो उसका लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, लेवल ऑफ स्टेजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए लैक ऑफ डीआरएफ, अगर डीआरएफ कम होगा तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कम होगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, हमने पहले पढ़ा। फॉल इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को हम मुझे काम से निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ कम हुई तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होएगी तो आउटपुट कम होएगा, और आउटपुट के कम होने से लोगों की इनकम भी कम होगी। तो ये सर्कल इकोनॉमी के अंदर चलता रहता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी डेप्रिसिएशन के अंदर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर। बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं ऑब्सोलेंस, एक एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हमें एक्सपेक्ट है, हमें पता है कि नियर बाय फ्यूचर में एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब तो होता है हमें पता ही नहीं है कि आने वाले 2 मिनट्स के अंदर, आने वाले कुछ टाइम के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो होता है जो फिक्स एसेट की वैल्यू को डाउन करता है। ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो डिमांड में चेंज होना और एक टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होना। द सेकंड वन इज अनएक्सपेक्टेड, लाइक हमें पता ही नहीं, हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर होता है, नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब हमें नहीं पता है ना कि आने वाले 1 महीने के अंदर या 1 वीक के अंदर अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, है ना। सो जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ये एक पार्ट है डेप्रिसिएशन का, और इसको मैनेज किया जाता है डीआरएफ। डीआरएफ मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड अनएक्सपेक्टेड नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, और ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होता है, जस्ट बिकॉज जैसे मान लीजिए आपने काफ़ी बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि किसानों की जो सारी क्रॉप्स है वो ख़राब हो गई, रेनफॉल होने की वजह से। रेनफॉल कम हुई तो प्रॉब्लम हो गई, रेनफॉल ज़्यादा हुई तो तब उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई। तो उनको क्या होता है, इस कंडीशन में कैपिटल लॉस होता है, और इसको मैनेज किया जाता है इंश्योरेंस से। ठीक है, उनकी क्रॉप्स अभी जैसे प्रधानमंत्री फसल योजना, बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम मिलते हैं, ताकि अगर उनके साथ में कुछ अनसर्टेनिटी हो भी जाती है तो उनको कैपिटल लॉस ना बियर करना पड़े। क्लियर। सो होप सो आपको समझ आया होगा हमारा सेकंड पार्ट। इसमें से हमारे 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, वहाँ से ज़रूर देखिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आगे के लिए भी मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।